India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। करीब 400 केसों की लिस्टिंग नहीं होने पर नाराज हुए सीजेआई ललित। कहा, जिम्मेदार अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। रजिस्ट्री ने नहीं किया केसों को सूचीबद्ध। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर दिखाई सख्ती। कहा, हेट स्पीच कार्रवाई पर धर्म का ना लें संज्ञान। ऐसे बयान नहीं किए जाएंगे बर्दाश्त। गरबा कार्यक्रम को बाधित करने के आरोप में मुस्लिम पुरुषों की पुलिस पिटाई पर गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस को किया नोटिस जारी। 14 पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की है मांग। मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने अनिल देशमुख की जमानत याचिका की रद्द। कहा, अप्रूवर बजे के बयानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार और वसूली से जुड़ा है मामला। स्कूल पर आत्मघाती बम हमले के दोषी अनीस शकील अंसारी को मुंबई सेशन कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। 2014 में एटीएस ने अनीस अंसारी को किया था गिरफ्तार। Courts Roundup. प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए तैयार 400 से ज्यादा मामलों की सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं किए जाना चिंता का विषय है। सीजेआई ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह गंभीर मुद्दा है। इस तरह से मामलों को सुनवाई के लिए रजिस्ट्री के द्वारा सूचीबद्ध न करना न्याय मिलने पर रोक लगाना है। सीजेआई ने कहा कि उन सभी मामले के सूचीबद्ध नहीं किए जाने के पीछे की वजह क्या रही उसका पता लगाएंगे और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीजेआई ने कहा कि एक रजिस्ट्री का एक हिस्सा जो इन मामलों को लंबित रखा हुआ है, इन मामलों को लंबित रखने के पीछे की वजह की भी जानकारी नहीं है। सीजेआई ने कहा 31 अक्टूबर से उन सभी मामलों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। दरअसल एक वकील द्वारा कहा गया कि उनका मामला 22 साल से सुनवाई के लिए लंबित है। उसके बाद सीजेआई ललित ने रजिस्ट्री के द्वारा लंबित मामलों को सुनवाई के लिए तारीख तय करते हुए मामलों की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किए जाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही। सीजेआई ललित ने पदभार संभाला है। वो उन पुराने लंबित मामलों को निपटाने में लगे हुए हैं जिनकी लंबे समय से सुनवाई नहीं हुई है। उनके ही कार्यकाल में कई वर्षों के बाद संविधान पीठ में वर्षों से लंबित पड़े कई मामलों की सुनवाई हुई। आज सुप्रीम कोर्ट में लगभग 69,000 से ज्यादा मामले सुनवाई के लिए लंबित हैं। ईडी निदेशक एसके मिश्रा के कार्यकाल को आगे बढ़ाने पर रोक के आदेश के खिलाफ केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। 6 सितंबर को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर ईडी सीबीआई प्रमुखों के कार्यकाल विस्तार को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं को खारिज करने का अनुरोध किया था। केंद्र ने हलफनामा में कहा है कि कार्यकाल विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाएं राजनीति से प्रेरित हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से भी कहा कि ईडी के निदेशक संजय मिश्र का कार्यकाल जनहित में बढ़ाया गया है क्योंकि इस समय कई मामलों की जांच अहम चरण में है और उनके उचित निस्तारण के लिए मौजूदा अधिकारियों का बना रहना आवश्यक है। सुनवाई के दौरान वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा था कि नए निदेशक को एजेंसी की कार्यशैली और मामलों को समझने में समय लग सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक के कार्यकाल मसले पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक
एसके मिश्रा के कार्यकाल को आगे बढ़ाने पर रोक के आदेश को संशोधित करने की मांग वाली केंद्र की याचिका पर नोटिस जारी किया है। दरअसल कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को 16 नवंबर 2021 से आगे बढ़ाने से रोक दिया था। कॉमन कोज की ओर से दायर मामले में 8 सितंबर 2021 को दिए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि एसके मिश्रा को और विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए, जिनका ईडी निदेशक के रूप में कार्यकाल 16 नवंबर 2021 को समाप्त होना था। कोर्ट ने माना था कि केंद्र केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में ईडी निदेशक के कार्यकाल को 2 साल से आगे बढ़ा सकता है। नवंबर 2021 में एसके मिश्रा का कार्यकाल समाप्त होने से कुछ दिन पहले केंद्र ने सीवीसी अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया, ताकि केंद्र ईडी निदेशक के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ा सके। अध्यादेश को दिसंबर 2021 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। अध्यादेश के आधार पर मिश्रा का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ाया गया था। 20 अक्टूबर जस्टिस BR गवई और जस्टिस BV नागरत्ना की पीठ ने पिछले साल के आदेश को संशोधित करने की मांग करने वाले केंद्र के आवेदन पर कॉमन कॉज को नोटिस जारी किया। पीठ ने मामले को 7 नवंबर को सूचीबद्ध किया है। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को यह भी बताया कि सीवीसी संशोधन अधिनियम 2021 और एसके मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं का एक बैच लंबित है। याचिकाओं में दावा किया गया है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम की धारा 25 के तहत विस्तार अमान्य था और कॉमन कोज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में शीर्ष अदालत के सितंबर 2021 के फैसले के घोर उल्लंघन में था, जिसमें यह कहा गया था कि कार्यकाल का कोई और विस्तार नहीं प्रदान किया जाएगा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि ईडी के निदेशक संजय मिश्र का कार्यकाल जनहित में बढ़ाया गया है, क्योंकि इस समय कई मामलों की जांच अहम चरण में है और उनके उचित निस्तारण के लिए मौजूदा अधिकारियों का बना रहना आवश्यक है। वित्त मंत्रालय ने शीर्ष अदालत में हलफनामा दायर कर यह बात कही है। हेट स्पीच मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस KM जोसेफ की अगुवाई वाली बेंच ने हेट स्पीच पर सख्त होते हुए हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जरूरत बताई। हालांकि कोर्ट ने कहा कि धर्म की परवाह किए बिना हेट स्पीच को लेकर कार्रवाई की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा, घृणा का माहौल देश पर हावी हो गया है, ऐसे बयान विचलित करने वाले हैं, ऐसे बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने पूछा कि क्या अपने भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की। याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कई बार शिकायत की गई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस तरह की घटनाएं रोज हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या मुस्लिम भी इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं। दोनों तरफ से इस तरह की बयानबाजी हो रही है। जस्टिस जोसेफ ने सिब्बल से पूछा कि जब आप कानून मंत्री थे तब अपने भड़काऊ भाषण को लेकर कोई कदम उठाया था। वकील कपिल सिब्बल ने कहा, बीजेपी सांसद परवेश वर्मा मुस्लिम को बायकॉट करने की बात कह रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलिस इस तरह के कार्यक्रमों में उपस्थित रहती है। कोर्ट ने कहा, 21वीं सदी में यह क्या हो रहा है। धर्म के नाम पर हम कहां पहुंच गए हैं। हमने ईश्वर को कितना छोटा बना दिया है। भारत का संविधान वैज्ञानिक सोच विकसित करने की बात करता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट भारत में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने और आतंकित करने के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। अब बात ऑपरेशन पराक्रम की। ऑपरेशन पराक्रम में शामिल रहे पूर्व सैनिक ने आरोप लगाया कि 2002 में सेना के फील्ड अस्पताल में चढ़ाए गए खून की वजह से वो एड्स का शिकार हो गए। अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की और कहा कि नाको यानी NSCO
गाइडलाइन के अनुसार उन्हें एड्स है। सीजेआई यूयू ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ पूर्व सैनिक की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने आरोप लगाया था कि उसे एक सैन्य अस्पताल में खून चढ़ाने के दौरान एड्स हुआ था। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन पराक्रम शुरू किया था। प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित और जस्टिस बेली एम त्रिवेदी की पीठ के समक्ष सरकार की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने कहा, वो हमारा आदमी है, हम उसका ख्याल रखेंगे। पूर्व सैनिक ने कहा कि उसे कम से कम 3 बार बेस अस्पताल से बिना इलाज किए लौटा दिया गया। इस पर पीठ ने कहा कि वो इन मुद्दों पर नहीं जाना चाहती। एएसजी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता के इलाज के लिए जो कुछ भी जरूरी होगा किया जाएगा। पीठ ने उसे शुक्रवार को ही बेस अस्पताल जाने को कहा, साथ ही उसके इलाज से संबंधित रिपोर्ट भी तलब की। मामले की सुनवाई 22 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सेना के कैंट स्थित बेस अस्पताल को निर्देश दिया कि वो एड्स पीड़ित पूर्व सैनिक का इलाज करे। उसे हर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी कहा। पूर्व सैनिक को कोर्ट ने कैंट के बेस अस्पताल में उसका इलाज करने के लिए निर्देश भी दिए हैं। साथ ही उनका खर्चे की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख तक टेस्ट रिपोर्ट मांगी। मामले की सुनवाई 22 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आगरा के ताजमहल में हमेशा से बंद कुछ कमरों को खोलने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं, बल्कि पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है। यानी यह याचिका सिर्फ चर्चाओं में आने के लिए दी गई थी। बीजेपी की अयोध्या इकाई के नेता रजनीश सिंह ने यह याचिका अदालत में दायर की थी। उन्होंने सबसे पहले मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर कर ताजमहल में बंद पड़े 22 कमरों को खोलने की मांग की थी। उन्होंने डिमांड की थी कि कोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये कमरे खोलने का आदेश दे, ताकि वहां हिंदू मूर्तियों और शास्त्रों के अस्तित्व का पता लगाया जा सके। याचिका में वास्तविक इतिहास की जांच करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि मुगल सम्राट शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। आपको बता दें कि ताजमहल को लेकर यह विवाद नया नहीं है। हिंदू संगठन दावा करते रहे हैं कि ताजमहल से पहले यहां शिव मंदिर था, जिसे तेजो महालय के नाम से जाना जाता था। दरअसल ताजमहल का तेजो महालय नाम सबसे पहले एक मराठी किताब में आया। इसके लेखक पीएन ओक ने 1960 से 70 के दशक में कई विवादित किताबें लिखी थी। ओक ने किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी में ताजमहल की जगह शिव मंदिर होने की बात कही थी। पुरुषोत्तम नागेश ओक उर्फ पीएन ओक एक पत्रकार और इतिहास के लेखक थे। वे हिंदू विचारधारा इतिहास के पुनर्लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने ताजमहल, एक शिव मंदिर, फतेहपुर सीकरी, एक हिंदू नगर जैसी किताबें लिखी थी। ताजमहल के अलावा ओक ने काबा पर भी अपनी किताबों में सवाल उठाए थे। यही नहीं, ओक ने क्रिश्चियनिटी या ईसाई धर्म को कृष्ण नीति और वेटिकन सिटी को वाटिका तक कह डाला। सार्वजनिक स्थानों पर माताओं द्वारा अपने शिशुओं को फीडिंग कराने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। फीडिंग ऑफ चाइल्ड केयर रूम और किसी भी अन्य सुविधाओं के निर्माण की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा गया है। गुरुवार को न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन मातृ स्पर्श द्वारा दायर याचिका पर यह नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता मातृ स्पर्श अभियान फाउंडेशन एक एनजीओ है जो सार्वजनिक स्थानों पर फीडिंग रूम, चाइल्ड केयर रूम और क्रैच स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ताओं ने फीडिंग रूम बनाने की पैरवी करते हुए कहा कि आज के जीवन में ये एक महत्वपूर्ण चीज है जिस पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि सभी सार्वजनिक स्थानों पर फीडिंग रूम और चाइल्ड केयर रूम आज के परिदृश्य में बहुत महत्वपूर्ण है। जब महिलाएं रोजगार के लिए इतनी बड़ी संख्या में बाहर निकल रही हैं, अधिवक्ता ने कहा कि ये सब अब बुनियादी सुविधाएं हैं और ये इसलिए भी जरूरी है ताकि महिलाएं गरिमा के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें।
याचिका में कहा गया है कि निजता और गरिमा के साथ बच्चे की देखभाल करना हर एक महिला का मौलिक अधिकार है, जिसका हर बार उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और बच्चों के लिए फीडिंग रूम और चाइल्ड केयर रूम जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि चूंकि बच्चे को नर्सिंग के माध्यम से उचित पोषण प्राप्त करने का अधिकार है, इसलिए ये एक मां का अधिकार है कि वो अपनी गरिमा और गोपनीयता को बनाते हुए बच्चे को फीड कराए। गुजरात उच्च न्यायालय ने उस याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है जिसमें 14 पुलिसकर्मियों के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि पुलिस वालों ने नवरात्रि उत्सव के दौरान एक गरबा कार्यक्रम को बाधित करने वालों को सार्वजनिक तौर पर पीटा था। चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जे शास्त्री की खंडपीठ ने राज्य सरकार, पुलिस सुपरिटेंडेंट, पुलिस जनरल डायरेक्टर और अन्य पुलिस अधिकारियों को प्रतिवादी के रूप में नोटिस जारी किया। पीठ परिवार के 5 सदस्यों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें उंधेला गांव में एक नवरात्रि कार्यक्रम के दौरान भीड़ पर पत्थर फेंकने के आरोप में खेड़ा जिले के मटर पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों ने पीटा था। इन याचिकाकर्ताओं की पिटाई को सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों द्वारा रिकॉर्ड किया गया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया। वीडियो में पुलिस को याचिकाकर्ताओं को एक पोल से बांधकर और लाठियों से पीटते हुए देखा जा सकता है। इस सब के बीच एक भीड़ जो पूरे दृश्य को देख रही थी, पुलिस की जय जयकार कर रही थी और वंदे मातरम सहित विभिन्न नारे लगा रही थी। गुरुवार को वरिष्ठ अधिवक्ता IH सैयद ने याचिकाकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया कि एक याचिकाकर्ता के घर में घुसने के बाद पुलिस ने शुरुआत में 40 लोगों को हिरासत में लिया था, जो एक महिला भी है। जिसमें एक महिला भी है। उन्होंने कहा कि महिला को पीटा गया और फिर उसे परिवार के पुरुष सदस्यों के साथ उठाकर थाने ले जाया गया, जहां उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया गया। इसके अलावा वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि वहां से 5 लोगों को उंधेला गांव लाया गया, जहां उन्हें चौक में एक पोल से बांध दिया गया और लाठियों से पीटा गया। उन्होंने कहा कि पूरी घटना को पुलिस कर्मियों ने रिकॉर्ड कर लिया और मारपीट की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। विशेष CBI अदालत ने शुक्रवार को महाराष्ट्र में बार मालिकों से अवैध रूप से रिश्वत लेने और पुलिस तबादलों और पोस्टिंग में भ्रष्टाचार के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को PC एक्ट के तहत जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा, अप्रूवर सचिन वेज और अन्य के बयान ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए जमानत आवेदन की सुनवाई के चरण में बयानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साक्ष्य की स्वीकार्यता परीक्षण का मामला होगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री देशमुख कथित भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामले में न्यायिक हिरासत में है। अनिल देशमुख के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने जो धन शोधन का मामला दर्ज किया था, उसमें उन्हें 4 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी, जिसके बाद उन्होंने इस मामले में भी जमानत की अर्जी दी थी। देशमुख को नवंबर 2021 में गिरफ्तार किया गया था। विशेष CBI अदालत के न्यायाधीश SH ग्वालानी ने बृहस्पतिवार को जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की जिरह पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में देशमुख को पहले ही जमानत दे दी है, इसलिए राकापा नेता केवल उनके खिलाफ CBI मामले में ही जेल में बंद है। मुंबई सेशन कोर्ट ने पहली बार साइबर क्राइम आतंकवाद के मामले में किसी दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ATS अपराध मामले में मुंबई सत्र न्यायालय ने दोषी अनीस शकील अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपी अनीस अंसारी को 2014 के एक आतंकी मामले में गिरफ्तार किया गया था। मुंबई के बांद्रा कुर्ला इलाके में स्थित एक अमेरिकी स्कूल पर आत्मघाती बम हमले की साजिश का दोष है। ATS को साजिश की जानकारी मिलने के बाद ATS ने अनीस अंसारी को गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने ये ऐसा एक पहला जजमेंट है जैसा साइबर टेररिज्म के अंडर किसी को कन्विक्शन हुआ है
और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है अंडर सेक्शन 66F ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये अनीस अंसारी जो आरोपी थे वो एक कंप्यूटर इंजीनियर थे और हियर सॉल्यूशंस कंपनी में वो काम करते थे। वहाँ पर उसने एक फेक प्रोफाइल क्रिएट करके वो एक अमेरिकन स्कूल NRI स्कूल एट BKC वहाँ पर एक सुइसाइड बॉम्बिंग अटैक जिसे लोन वुल्फ अटैक कहते हैं वो करने की कॉन्स्पिरेसी हैच कर रहे थे एक अमेरिकन नेशनल के साथ। तो ATS को जब इसके बारे में मालूम पड़ा तो ATS ने उनको अरेस्ट करके उनसे FIR रजिस्टर हो गया और फिर बाद में चार्जशीट फाइल होके मैटर में 28 विटनेसेस प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हमने एग्जामिन किए थे कोर्ट में और आज उसमें कोर्ट ने जजमेंट दिया, फाइनल जजमेंट, और वो अनीस शकील अंसारी को सब ऑफेंसेस के अंडर गिल्टी घोषित करके सेक्शन 115 ऑफ IPC के अंडर 5 साल की सजा सुनाई है। अब बात करते हैं केरल के एक्टर यौन उत्पीड़न के मामले की। सुप्रीम कोर्ट ने केरल एक्टर यौन उत्पीड़न मामले में मुकदमे को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग वाली पीड़िता की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस CT रविकुमार की पीठ ने केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसमें पीड़िता की मुकदमे को ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई थी। पीड़िता ने निचली अदालत के पीठासीन न्यायाधीश की ओर से पक्षपात का आरोप लगाते हुए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया था। पीठ ने मौखिक रूप से कहा, हम पक्षपात का आरोप लगाने वाली ऐसी सभी याचिकाओं की अनुमति नहीं दे सकते हैं। इससे न्यायाधीश बिना किसी डर और पक्षपात के अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। पीठ ने कहा कि अगर ट्रांसफर अनुरोध की अनुमति दी जाती है तो ये एक खराब मिसाल का नेतृत्व करेगा। पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय को अंतिम फैसला लेना होता है। पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट R बसंत से पूछा कि क्या पक्षपात दिखाने वाले कोई ठोस उदाहरण हैं। बसंत ने प्रस्तुत किया कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान पीड़िता से अनुचित प्रश्न करने की अनुमति दी गई थी। वकील ने मेमोरी कार्ड जिसमें कथित तौर पर अपराध के दृश्य शामिल हैं, उसके हैश वैल्यू में बदलाव के संबंध में फॉरेंसिक एग्जामिनेशन की अनुमति देने से न्यायाधीश के इनकार का भी उल्लेख किया। आरोपी अभिनेता दिलीप की ओर से पेश सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि पीड़िता का प्रयास मुकदमे में देरी करना है। रोहतगी ने पीठ से याचिका पर भारी जुर्माना लगाने का आग्रह किया। दिलीप ने सुप्रीम कोर्ट में एक अलग याचिका दायर कर मामले को समय सीमा के भीतर तेजी से निपटाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी 2023 तक ट्रायल को अधिमानतः पूरा करने का निर्देश दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि नाबालिग बच्चों की कस्टडी से जुड़े विवाद जटिल हैं, इसमें मानवीय मुद्दे शामिल हैं। इस प्रकार इसे हल करने के लिए कोई तय फार्मूला नहीं हो सकता। जस्टिस B वीरप्पा और जस्टिस KS हिमलेखा की खंडपीठ ने कहा कि ऐसे मामलों का फैसला अपने तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर करना होता है और कोई सख्त नियम नहीं बनाया जा सकता है। पीठ ने आगे हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम 1956 की धारा 6 का जिक्र करते हुए कहा कि अगर नाबालिग के हित में यह सर्वोपरि है कि उसकी कस्टडी मां के पास नहीं होनी चाहिए, भले ही नाबालिग बच्चे की उम्र 5 साल से कम हो। पीठ ने कहा, कस्टडी विवाद में मानवीय मुद्दे शामिल होते हैं जो हमेशा जटिल होते हैं। अगर यह पाया जाता है कि उम्र 5 वर्ष से अधिक उम्र के नाबालिग के कल्याण की आवश्यकता है तो उसकी कस्टडी मां के पास होनी चाहिए, तो न्यायालय ऐसा करने के लिए बाध्य है। अदालत ने महिला द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए ये टिप्पणियां की जिसमें अपने नाबालिग बच्चों का तुरंत पता लगाने और उन्हें पेश करने और उसके पति को उन बच्चों को याचिकाकर्ता को सौंपने का निर्देश देने की मांग की गई। पीठ ने रिकॉर्ड का अध्ययन करने पर कहा कि जब न्यायालय माता पिता की कस्टडी में दखल देता है तो न्यायालय सामान्य रूप से दूसरे माता पिता को मुलाकात के अधिकार प्रदान करेगा। कारण यह है कि बच्चे को माता पिता दोनों की संगति चाहिए। कोर्ट ने बच्चों से मिलने की खास समय पर इजाजत दी। याचिकाकर्ता के आवास पर सप्ताह के दिनों में शाम को केवल 2 घंटे के लिए बच्चों से मिलने की अनुमति है। पीठ ने याचिका का निपटारा कर दिया और दोनों पक्षों को अंतरिम व्यवस्था का दुरुपयोग नहीं करने का निर्देश भी दिया।
तो कोर्ट्स राउंड अप में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। India Legal presents Courts Roundup.